नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, बहुत दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से क्लासेज नहीं चल पा रही थी। लेकिन जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ से बराबर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। मैथ की क्लासेज आपको यहाँ से बराबर मिल रही हैं अरुण सर के द्वारा। और साथ में अब जीएस में आपको आज से पॉलिटी की क्लास यहाँ से शुरू की जा रही है। पॉलिटी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम के पर्पज से राजव्यवस्था जो सब्जेक्ट होता है, इसमें अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। वनडे लेवल्स का कोई भी एग्जाम होता है, अगर उसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका बहुत खास महत्वपूर्ण जो है योगदान हो जाता है अच्छे नंबर लाने में। तो आइए आज की क्लास में हम लोग यहाँ से पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। जिनमें जो पहली क्लास है वो किसी भी पॉलिटी सब्जेक्ट जो भी टीचर शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताएंगे कि भारत का संवैधानिक विकास हुआ कहाँ था, कैसे हुआ था, कैसे हुआ था। जो भी हुआ था तो इंडिया में ही, लेकिन कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था, जो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ था। लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान है क्या, तो संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह नियमों और सिद्धांतों का एक मौलिक समूह होता है जो शासन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। इसमें कानून का शासन होता है और कानून के शासन में सभी अधिकारी आते हैं, कितने भी बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो। उसी तरीके से आम नागरिक भी आता है और उसी तरीके सरकार का कोई भी आदमी होता है वो सब कानून के दायरे में ही आते हैं। इसमें सरकार की जवाबदेही होती है और सरकार की भी कुछ सीमाएं होती हैं। सरकार की जवाबदेही ये होती है कि अगर संविधान सरकार को अपनी उसकी शक्तियों सीमाओं को परिभाषित करके लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है। और साथ में किसी भी संविधान में कुछ स्थिरता भी होती है और कुछ निरंतरता भी होती है। यानी संविधान कहा जाए तो एक ढांचा प्रदान करता है जो संसाधनों के माध्यम से समय के साथ अनुकूलित और विकसित विकसित हो सकता है। यानी अगर कहा जाए या सुनिश्चित करे अगर वो कि इसकी जो प्रणाली है वो समाज की बदलती जरूरतों के लिए प्रासंगिक है, तो ऐसे में उसमें स्थिरता और बदलाव किए किए जा सकते हैं अगर ये बात सुनिश्चित हो जाए तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं जो भारतीय संविधान का विकास क्रम है। सबसे पहला जो आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है व्यापार करने के लिए, वे लोग पूरे देश पर एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं, हावी हो जाते हैं और अपने नियम कानून स्थापित करना शुरू कर देते हैं। वहीं से भारत के संविधान की एक दिशा दशा का जो है निर्माण शुरू होता है कि कैसे कैसे चीजें वहां से उठा के लास्ट में अप्लाई किया गया था, जो संविधान बनाया गया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उसके बाद फिर देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो सबसे पहला फैक्ट आता है वो रेगुलेटिंग एक्ट का आता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में आया था, लगाया मतलब उसका स्थापित आया था। और साथ में जो दूसरा होता है वो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया था, 1784 ईस्वी में। यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है इसके प्रमुख बिंदु क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। साथ में हम लोग ये देखेंगे इसमें चार्टर एक्ट जो भी आते हैं 1793, 1813 में, 1837 में, 1853 में, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही लाया गया था। जिसमें कुछ तरह तरह के नियम कानून लगाए गए थे जो बाद में हेल्प करता है संविधान को बनाने में। और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम लाया गया था, भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया था। ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग लेते चलेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट का। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पास पहली बात तो ये पूछता है कि कब आया था, 1773 में आया था। इस एक्ट का भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के संविधान में रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो खुले तौर पर भारत में व्यापार कर रही थी, जिस पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण नहीं स्थापित था, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था। पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ मामलों में स्थापित हो चुका था। और साथ में बंगाल में एक गवर्नर जनरल की स्थापना की जाती है। बंगाल में एक गवर्नर की स्थापना की जाती है। बंगाल में एक गवर्नर की स्थापना की जाती है, बंगाल का गवर्नर। और ये कौन था बंगाल का गवर्नर? तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो बंगाल का पहला गवर्नर बना था। साथ में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है इसी एक्ट के तहत। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत की गई थी? इन सब चीजों को आप लोग नोट करिएगा क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बंगाल में एक गवर्नर की स्थापना की गई थी,
और पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। साथ में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार प्राप्त कर दिए गए थे। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल में एक गवर्नर जनरल की स्थापना की गई, मतलब स्थापित किया गया था। जो पहला हुआ गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। उसको बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे और कंपनी की जो शक्तियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को कम कर दिया गया था। तो किसी न किसी नियम कानून के तहत ये सब चीजें चल रही थी, जो बाद में संविधान का एक रूप लेती गई। कुछ न कुछ यहाँ से चीजें संविधान में जुड़ती गई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का। पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियंत्रण नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना? ब्रिटिश क्राउन क्राउन द्वारा नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये चीज को, जो चीजें यहाँ से बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग लिखते चलिए, अन्यथा सुनने से चीजें आपको बाद में भूल जाएंगी। चीजों को लिखते चलेंगे तो आपको याद रहेगा। ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कंपनी के कार्यों एवं प्रशासनों पर नियंत्रण स्थापित करता था। कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का स्थापित कौन करता था? ये नियंत्रक बोर्ड स्थापित करता था। ठीक है, जो नियंत्रक रखता था। इसके बाद की बात की जाए तो भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब जो भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य था, उस पर ब्रिटिश संसदीय क्षेत्र का नियंत्रण जो है वो स्थापित हो गया। इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। ये दो चीजें इसमें बहुत खास होती हैं फिट्स इंडिया एक्ट में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 का। चार्टर एक्ट 1793। अब 1793 की जो खास बात थी वो क्या थी? इसमें जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे 1793 में, जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे, इन सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का फैसला लिया गया। यानी अगर कहा गया अगर ये भारतीय राजस्व से जो भारतीय राजस्व होता है, इंडियन रेवेन्यू, उससे हम इनको वेतन देंगे। हम अपने रेवेन्यू से इनको वेतन नहीं देंगे, हम भारतीय राजस्व से इनको वेतन देंगे। ये फैसला लिया गया चार्टर एक्ट 1793 में। अब बात आती है 1813 की। चार्टर एक्ट 1813 जो कि बहुत खास है। चार्टर एक्ट 1813 में जो ईसाई मिशनरी गतिविधियां थी, चार्टर एक्ट 1813 में जो ईसाई मिशनरी गतिविधियां थी, इनको खुलेआम छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरी गतिविधियां, यानी जो ईसाई मिशनरी थी, इनको ये बोला गया कि आप भारत में प्रचार कर सकते हैं, धर्म का खुले तौर पर प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को प्रसार कर सकते हैं। इस तरीके से ईसाई मिशनरी गतिविधियों को छूट दिया गया। और साथ में शैक्षिक सुधार किए गए। शैक्षिक सुधार सबसे ज्यादा खास बन जाता है। शैक्षिक सुधार ये बहुत खास बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो शैक्षिक सुधार हुए थे, इसमें पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का वार्षिक प्रावधान स्थापित किया गया था, यानी जारी किया गया था बजट से। बजट से पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये दिक्कत ये थी कि पश्चिमी शिक्षा पर आधारित थी, ज्यादातर खास करके पश्चिमी शिक्षा पर आधारित थी। ठीक है, इसके अलावा क्या था? 1813 की खास बात क्या थी कि जो कंपनी का चाय और चीन पर नियंत्रण था, चाय चाय मतलब चाय के व्यापार पर, और चीन से व्यापार पर, दोनों पर नियंत्रण छोड़ करके सारे नियंत्रण को जो है ब्रिटिश संसद अपने कब्जे में ले लेता है। यानी कि केवल चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार को, दोनों को छोड़ करके कंपनी का जो है व्यापार पर जो अधिकार था, एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, ये आपकी खास बातें 1813 की। अब हम लोग देखते हैं 1833 चार्टर एक्ट, यानी चार्टर अधिनियम 1833 की क्या खास बात थी? चार्टर अधिनियम 1833, इसमें कंपनी के व्यापार पर सभी एकाधिकार प्राप्त हो गए। यानी जो चाय और चीन पर जो व्यापार छोड़ा था, चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो अधिकार छोड़ा था, 1833 में वो भी समाप्त कर दिया गया। 1833 में ये भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापार पर एकाधिकार छोड़ दी गई थी चाय और चीन के साथ। यानी अब एक तरीके से कहा जाए, मतलब भारतीय बाजारों को निजी व्यापारों के लिए खोल दिया गया था। इस अधिनियम में भारतीय बाजारों को निजी बाजारों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, पूरी तरीके से। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। किसका? भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। इस तरीके से जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक था, इस बात को आप लोग नोट कर सकते हैं। और गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार 1837 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। आयोग गठित करने का अधिकार
1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। और साथ में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था किस अधिनियम के तहत? दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, दास प्रथा को। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था, यानी इसका उन्मूलन किया गया था। ठीक है, 1833 अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा बात की जाती है चार्टर एक्ट 1853 की। 1853 की खास बात क्या थी? चार्टर एक्ट 1853 की खास बात क्या थी? जो संविधान से कुछ न कुछ यहाँ से कुछ सीख मिलते हुए बाद में संविधान में कुछ न कुछ चीजें अपनाई गई। संविधान, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, ऐसे ही किसी एक जगह से उठा के नहीं ले लिया गया है। बहुत सारी चीजों को जोड़ जोड़ कर संविधान बनाया गया है। तभी भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे जटिल संविधान माना जाता है और सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इस अधिनियम में प्रशासन ने कुछ पदों पर भारतीयों की स्थिति का प्रावधान था, यानी कुछ पदों पर जो भारतीयों की जो स्थिति थी, नियुक्ति थी, उसका प्रावधान किया गया 1853 में। मतलब पहली बार भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान मतलब कंपनी के कुछ पदों पर किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1853 अधिनियम के तहत। और साथ में बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य थे, बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य थे, उसके लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। लेफ्टिनेंट की नियुक्ति की गई थी कहाँ पे? 1853 अधिनियम के द्वारा बंगाल में। ठीक है, और साथ में एक चीज और आती है इसमें खास बात कि पहली बार सिविल मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर मतलब ये सीधी भर्ती के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा को एक आधार बनाने की कोशिश की गई थी 1853 अधिनियम के तहत कुछ पदों पर। ठीक है, इस बार इस तरीकों की इस चीज को आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसको देखेंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास कुछ हुआ था वो क्या हुआ था। सबसे पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 की कुछ खास बातें क्या थी जो संविधान में कुछ चीजों के तहत अपनाई गई थी? 1858 की जो खास बातें थी, मतलब ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसे भारत के अच्छे सरकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? सबसे पहली बात सत्ता हस्तांतरण। 1858 की जो खास बात थी वो सत्ता हस्तांतरण की बात थी, सत्ता हस्तांतरण की। अब सत्ता हस्तांतरण किस तरीके से, इसमें आपको क्या समझ में आएगा? सत्ता हस्तांतरण का मतलब ये है, इसमें भारत का शासन जो था वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। जो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहा था उसको ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया, यानी जिससे भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा कब्जा हो गया। यानी कहा जाए तो अब भारत की राजनीति में सीधा ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। और दूसरी बात क्या था कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो था, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, उसे अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। उसे पूरे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। और पहला वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज को भी आप लोग नोट करिएगा। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें जो तीसरी बात आती है कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था। क्या किया गया था? भारत के राज्य सचिव, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग नोट करिएगा। और साथ में भारत में केंद्रीय स्तर पर एक विधान परिषद की शुरुआत हुई थी, जिसे इंपीरियल विधान परिषद कहते हैं। केंद्रीय स्तर पर एक विधान परिषद की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, जिसे इंपीरियल विधान परिषद कहते हैं। इंपीरियल, इंपीरियल विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, इंपीरियल विधान परिषद कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। भारत परिषद अधिनियम 1861 की, भारत परिषद अधिनियम 1861 की, क्योंकि एक सीरीज से पढ़ते हुए चलेंगे। 1858 के बाद 1861 आता है, तो हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्या था इसमें? क्या था भारत परिषद अधिनियम 1861 में? इसमें प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किसमें हुआ था? प्रांतीय प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ था। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट करिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। और तीसरी बात जो थी वो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, अध्यादेश जारी करने की
शक्ति किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। अवध्यादेश जारी करने की शक्ति ये किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। और किस ये तीनों चीजें कहाँ से आई? ये भारत परिषद अधिनियम 1861 से आई थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या था? 1892 में कुछ खास बात नहीं थी, बस इतनी बात थी कि इसमें निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। किसका किसका निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था? जो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किसमें किया गया था? भारत परिषद नियम 1892 ईस्वी में। और इसमें जो थी वो भारत परिषद नियम जो स्थापित सॉरी निर्वाचन पद्धति जो आरंभ की गई थी, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था इसमें। किसने किसका? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जो कि राष्ट्रपति जैसे चुनाव में किया जाता है, लागू लागू है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं 1892 के बाद भारत परिषद नियम 1909 की। 1909 बहुत ही खास है, क्यों? क्योंकि इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधित्व प्रणाली, सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसमें अपनाई गई थी? तो वो 1909 के तहत अपनाई गई थी। 1909 के तहत अपनाई गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये जो जिसके लिए मुसलमानों के लिए एक पृथक प्रणाली की जो अपनाई गई थी, मुसलमानों के लिए जो पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई थी, वो 1909 के तहत ही अपनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें खास बात थी वो कुछ ज्यादा विशेष नहीं थी। हम लोग आगे देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919। यहाँ से हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की जो खास बात थी 1919 की, इसकी जो खास बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत संसद शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई थी? 1919 में। भारत परिषद अधिनियम 1919 में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? 1919 में। द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन कहाँ पे? प्रांतों में। ये कब की गई थी? 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी 1919 के तहत। और साथ में लोक सेवा आयोग के गठन का एक प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और पहली बार केंद्रीय स्तर मतलब केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था 1919 में। 1919 अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। और महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? 1919 में। 1919 अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार, इस चीज को आप लोग नोट करिएगा, महिलाओं को मतदान का अधिकार पहली बार 1900 भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा मिला था। ठीक है, महिलाओं को मतदान का अधिकार। और इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, जिसे मुसलमानों को 1909 में दिया गया था, ऐसे ही 1909 के तहत सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी 1919 के तहत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935 की। 1935, फिर इसके बाद 1947 देखेंगे। 1935 अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1935 से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 1935 के बारे में क्या खास बातें हैं। 1935 1935 की जो खास बातें हैं, ये इससे एक तरीके से कहा जाए संविधान का एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है इसे, 1935 को। इसे इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, सबसे खास बात। और दूसरा, आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना की गई थी इसमें, आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, आरबीआई की स्थापना की गई थी। और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था अपनाई गई थी। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन इसमें अपनाया गया था। द्वैध शासन इसमें किसमें अपनाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। मतलब कुछ संघीय विषय थे, जैसे सुरक्षा हो गया, वैदेशिक हो गया, वैदेशिक संबंध हो गए, इन सबको छोड़ करके सारी जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें की गई थी, जो बड़ी खास बात थी। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना इसमें की गई थी, जो अपने आप में एक बड़ी खास बात थी। और बर्मा जो एक देश है म्यांमार, उसको ब्रिटिश भारत से अलग किया कर दिया गया था। कब किया गया था ब्रिटिश भारत को अलग बर्मा से? 1937 में।
1937 में जो बर्मा एक देश था म्यांमार, उसको ब्रिटिश भारत से अलग किया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का विस्तार किया गया था 1935 के द्वारा है नियम के द्वारा ही। इसमें दलित जातियों और जो महिलाओं को और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। किसके तहत? सांप्रदायिक ये भारत परिषद भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। इसके बाद बात की जाती है, इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति की गई थी। इंग्लैंड में जो भारत परिषद की स्थापना की गई थी, वो भारत परिषद की समाप्ति इंग्लैंड में कर दी गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इतनी खास बातें थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947, इसकी जो खास बात थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पाकिस्तान और भारत के दो टुकड़े हो गए, दो भागों दो देशों में विभक्त हो गया। ठीक है। इसमें भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बने थे और साथ में इसे माउंटबेटन योजना के जवाब में लेके आया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। और रही बात, इसमें वायसराय का पद जो होता वो समाप्त कर दिया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर दिया था और इसके बाद ब्रिटिश राजा की भारत सरकार के संबंध में कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं थी। यहीं से भारत स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन हम लोग अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। भारतीय संविधान सभा के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान सभा कैसे बनी थी, क्या क्या उसमें काम हुए थे और साथ में संविधान सभा की जो पूरी कार्यप्रणाली थी उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ यहाँ से चीज़ें आप लोगों को समझ में अच्छे से आ ही रही होगी। जो कुछ भी चीज़ें यहाँ थोड़ी सी क्लास से पहली क्लास थी थोड़ा सा इधर उधर हो रही थी, अगली क्लास में चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ से दी जाएंगी, पूरी मतलब एक एनर्जी के साथ दी जाएगी। बस आप लोगों का प्यार अगले वीडियो में बना रहे। ये वीडियो में थोड़ा सा इस तरीके से बनाया हूँ कि थोड़ा हड़बड़ी में बनाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आशा करता हूँ चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी। लेकिन अगली जो वीडियो बनेगी अगली क्लास रहेगी, वहाँ से आपकी प्योर क्लासेस रहेंगी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये पहली क्लास के एक तरीके से कहा जाए तो एक ट्रेलर था। अभी अच्छी खासी क्लासेज आपको आगे देखने को मिलेंगी। आशा करता हूँ यहाँ से जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।